नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पुराने और गहरे ज्ञान के खजाने ताओ ते चिंग की परतों को खोल रहे हैं। इसे लाओ त्सु ने लिखा था, जिन्हें प्राचीन चीन का एक महान दार्शनिक माना जाता है। बिल्कुल। ये छोटी छोटी कविताओं या अध्यायों का संग्रह है जो हमें सिखाता है कि कैसे प्रकृति और अपने आप से तालमेल बिठाकर बिना जोर लगाए आसानी से जीवन जिया जाए। हाँ, और ताओ का मतलब ही है मार्ग या रास्ता। ये कोई सख्त नियम कानून की किताब नहीं है, बल्कि एक तरह से दिशा दिखाने वाली गाइड है। हाँ। आज हम इसमें छुपे कुछ खास विचारों को समझने की कोशिश करेंगे जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो एक शुरुआती विचार जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा वो है चीजों के दोहरेपन को समझना। अच्छा। जैसे सुंदरता का एहसास तभी होता है जब कुरूपता भी हो, या मुश्किल और आसान एक दूसरे पर निर्भर हैं। ये सिर्फ देखने का नजरिया है या इससे गहरा कुछ? ना, ये बहुत गहरा है। लाओ त्सु इशारा कर रही हैं कि ये विपरीत चीजें एक दूसरे को बनाती हैं, परिभाषित करती हैं। मतलब अस्तित्व का पता अनस्तित्व से चलता है। इसे समझने से हमें जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करने में मदद मिलती है। और जो ज्ञानी व्यक्ति है वो इसी समझ के साथ जीता है। वो बिना ज्यादा दिखावा किए काम करता है और बिना बोले सिखाता है। बिना बोले सिखाना, ये कैसे होता है? मतलब बिना शब्दों के? हाँ, अपने आचरण से, अपने होने के ढंग से। और इसी से जुड़ा एक और विचार है श्रेष्ठता या कीमती चीजों को बहुत ज्यादा महत्व न देना। हाँ, ये भी है। लाओ त्सु कहते हैं कि ऐसा करने से लोगों में वो जलन, होड़, चोरी जैसी भावनाएं कम होती हैं। अच्छा। ज्ञानी शासक वो क्या करता है? लोगों के मन को शांत और खाली रखता है। उनकी बुनियादी जरूरतों मतलब पेट, उसको पूरा करता है। उनकी बेहिसाब इच्छाओं को कमजोर करता है और शरीर को मजबूत रखता है। यानी फोकस बाहरी चमक दमक पर नहीं, बल्कि अंदरूनी स्थिरता और बेसिक नीड्स पर। पानी का उदाहरण भी तो कुछ ऐसा ही कहता है ना? अध्याय 8 में शायद। बिल्कुल, पानी का उदाहरण तो कमाल का है। लाओ त्सु भी अनुसार सबसे उत्तम गुण पानी जैसा है। पानी सबको फायदा पहुंचाता है, लेकिन हमेशा नीचे की जगह चुनता है जहां कोई रहना नहीं चाहता। हाँ, विनम्रता से। हाँ, वो बिना लड़े, बिना जोर लगाए अपना रास्ता बना लेता है। ये विनम्रता और ढल जाने की शक्ति ये ताओ के रास्ते के बहुत करीब है। और ये खालीपन वाली बात भी सोचने लायक है। जैसे अध्याय 11 में है, पहिए का बीच का खाली हिस्सा ही उसे घूमने लायक बनाता है। सही कहा। या बर्तन की अंदर की खाली जगह ही उसे उपयोगी बनाती है। घर में भी तो हम खाली जगह का ही इस्तेमाल करते हैं। सही कहा। ये एक विरोधाभास जैसा लगता है, पर है बहुत गहरा। जो चीज दिखती है यानी अस्तित्व, वो फायदेमंद हो सकती है, लेकिन जो चीज नहीं दिखती यानी अनस्तित्व या खालीपन, वही असल उपयोगिता देती है। अच्छा, ये हमें सिखाता है कि हमेशा भरने, पाने या दिखने की कोशिश ही सब कुछ नहीं है। कभी कभी खाली होना या झुक जाना ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। ये उस विचार से भी जुड़ता है कि ज्ञानी जरूरत यानी पेट पर ध्यान देता है, न कि अंतहीन इच्छाओं यानी आंख पर। बिल्कुल। पर एक बात जो मुझे थोड़ी उलझाती है वो है अधूरेपन में पूर्णता देखना। अध्याय 22 की बात। मतलब जो टेढ़ा है वो सीधा हो जाएगा, जो खाली है वो भर जाएगा। ये कैसे? हाँ, इसका मतलब है कि चीजों को उनकी मौजूदा स्थिति में ही पूर्ण देखना। जो झुकता है वही बचता है। अच्छा। जो खुद को बड़ा नहीं दिखाता उसी का सम्मान होता है। जो लड़ता नहीं उससे कोई लड़ नहीं सकता। ये वू वे के सिद्धांत से जुड़ा है, यानी अकर्म या सहज कर्म। वू वे? हाँ, इसका मतलब आलस नहीं है, बल्कि प्रकृति के प्रवाह के साथ काम करना बिना अनावश्यक जोर लगाए। अच्छा, तो वू वे यानी बिना जोर लगाए सहजता से काम करना। और ये सब रास्ते आखिर कहाँ ले जाते हैं? ताओ क्या है आखिर? अध्याय 25 में कुछ इशारा है शायद। हाँ, लाओ त्सु ताओ को समझाने की कोशिश करती है, पर कहती है कि उसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। ये वो चीज है जो स्वर्ग और धरती से भी पहले थी, शांत, निराकार, अकेली, कभी न बदलने वाली, हर जगह मौजूद। सब जगह सब कुछ उसी से निकलता है और उसी में लौट जाता है। मनुष्य धरती के नियम मानता है, धरती स्वर्ग के, स्वर्ग ताओ के, और ताओ किसका नियम मानता है? वो बस अपनी प्रकृति के नियम मानता है। जैसा है वैसा है, स्पॉन्टेनियस। तो अगर हम इन बिखरे हुए सूत्रों को, इन विचारों को जोड़ें,
तो ताओ ते चिंग हमें एक तरह से संतुलन, मन की शांति और सहजता का रास्ता दिखा रहा है। बिल्कुल। विनम्रता, खालीपन को स्वीकारना और चीजों के स्वाभाविक प्रवाह के साथ जीना। हाँ बिल्कुल। और आज की इस भागदौड़ और शोर शराबे वाली दुनिया में ये हजारों साल पुराने विचार, सादगी, बिना ज्यादा कोशिश के काम करना, चीजों के दोहरेपन को समझना, ये शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गए। ये बात तो है। ये हमें चीजों को ज्यादा समग्रता से होलिस्टिकली देखने का नजरिया दे सकते हैं। और कि जब महानताओं का रास्ता भुला दिया गया, तभी दया, न्याय और नैतिकता जैसे बाहरी नियमों की जरूरत पड़ी। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो क्या कभी कभी बाहरी उसूलों और गुणों पर हमारा बहुत ज्यादा जोर हमें उस गहरे सहज संतुलन से दूर कर देता है जिसकी बात लाओ त्सु कर रहे हैं? इस पर सोचा जा सकता है। बिल्कुल। और ये समझना भी जरूरी है कि ताओ ते चिंग की भाषा वो सीधी सपाट नहीं है। इसमें विरोधाभास दिखते हैं कई बार, और जोर है सहजता पर, बिना जोर जबरदस्ती के काम करना, जिसे वू वेई कहते हैं। हाँ, वू वेई। और सबसे दिलचस्प बात शायद यही है कि इसमें मतलब ज्ञान या ताकत वहां मिलती है जहां हम शायद सोचते भी नहीं। जैसे कमजोरी में या फिर सादगी में। इन अध्यायों में ये बात बार बार आती है। हाँ, ये कमजोरी में ताकत वाली बात तो मुझे हमेशा से थोड़ी हैरान करती है। जैसे कई अध्याय, शायद 28, 36, 43, वो कहते हैं कि असली शक्ति शायद कोमलता में, लचीलेपन में है। जी हाँ। पानी की तरह जो सबसे नरम होके भी वो चट्टान को काट देता है। बिल्कुल। या फिर वो अनघड़ लकड़ी का जिक्र है, एक ऐसी चीज जो अपनी साधारण प्राकृतिक अवस्था में है, किसी भी रूप में ढल सकती है, संभावनाओं से भरी। सही कहा। ये असल जिंदगी में कैसे काम करता है? मतलब नरम होना शक्तिशाली कैसे है? इसको आप नेतृत्व के नजरिए से देखिए, या रिश्तों में भी देख सकते हैं। ताओ ते चिंग जोर जबरदस्ती से बचने को कहता है, जैसे अध्याय 30 और 31 में है। हाँ, हथियारों वाली बात। हाँ, कि हथियार आखिरी रास्ता है, और जीत पर भी जश्न नहीं मनाना, एक तरह का संयम रखना है। और अध्याय 33 कहता है कि दूसरों को जानना समझदारी है, पर खुद को जानना वो असली ज्ञान है। दूसरों पर काबू पाना ताकत हो सकती है, पर खुद पर काबू पाना ही सच्ची शक्ति है। तो ये अंदरूनी शक्ति की बात है। बिल्कुल। शायद ये नरमी या झुकना हमें बाहरी टकराव से ज्यादा अंदरूनी ताकत देता है, जो टिकती है। जैसे वो बांस का पेड़ होता है ना, तूफान में झुक जाता है, बच जाता है, और मजबूत पेड़ शायद उखड़ जाए। सही उदाहरण है। और ये अंदरूनी ताकत, ये शायद वू वेई से जुड़ती है ना? जी हाँ। अध्याय 48 कहता है कि रोज कुछ कम करो, मतलब अपने कर्मों को कम करो, तब तक जब तक आप बिना किसी इरादे के, बिना कोशिश के सहज भाव से काम न करने लगें। हाँ। लेकिन आज की दुनिया में इतनी भागदौड़ है, ये बिना कोशिश के काम करना, ये सुनने में थोड़ा अजीब नहीं लगता? क्या इसका मतलब है बस बैठ जाओ, कुछ मत करो? अच्छा सवाल है। देखिए, वू वे आलस्य बिल्कुल नहीं है। अच्छा। ये ऐसा है जैसे नदी बहती है, वो रुकावटों से सीधे नहीं टकराती, उनके आसपास से रास्ता बना लेती है। हाँ। बिना किसी तनाव के, बिना बेचैनी के, चीजों को उनके कुदरती तरीके से होने देना। अध्याय 37 में भी यही है। ताओ कुछ नहीं करता, फिर भी कुछ अधूरा नहीं रहता। वाह, औलत ज्यादा जरूरी है या सेहत? हाँ, ये सवाल तो सोचने वाले हैं। और अध्याय 46 कहता है कि जिसे पता है कि कब रुकना है, वही खतरे से बचता है, और ये कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। ये आज की महत्वाकांक्षा से कितना अलग है। मतलब आज तो सब कुछ पाने की होड़ है। हाँ वही। अध्याय 53 में जैसे शासकों का जिक्र है कि वो शानदार महलों में रहते हैं जबकि खेत बंजर पड़े हैं। बाहरी दिखावा। हाँ, बाहरी दिखावे पर जोर और अंदर शायद खालीपन। तो फिर ताओ ते चिंग के हिसाब से ज्ञानी या समझदार व्यक्ति कौन है? उसके क्या गुण बताए गए हैं? कई गुण हैं। एक तो ये कि ज्ञानी व्यक्ति वो लोगों के मन को अपना मन बना लेता है, मतलब सबके साथ समान भाव रखता है। सबके साथ? जी। ये तो बहुत बड़ी बात है। जी। अध्याय 49 में है ये। फिर वो दुनिया को बिना घूमे भी समझ सकता है। वो कैसे? क्योंकि वो चीजों के मूल स्वभाव को पहचानता है। अध्याय 47 में इसका जिक्र है। वो चमक दमक नहीं चाहता, बल्कि आम पत्थर की तरह साधारण रहना पसंद करता है। मतलब दिखावा नहीं? बिल्कुल नहीं। अध्याय 39 में है ये, और कहते हैं कि वो जीवन और मृत्यु के चक्र से भी मतलब एक तरह से परे होता है, क्योंकि वो जीवन से चिपका नहीं रहता। अध्याय 50 में शायद? हाँ, अध्याय 50।
और सबसे सुंदर उपमा मुझे लगती है अध्याय 55 की, कि ज्ञानी एक नवजात शिशु की तरह होता है। शिशु की तरह? हाँ, पूर्ण समरसता में, कोमल, लचीला, लेकिन जीवन शक्ति से भरपूर। तो मतलब सार यही है कि सादगी, सहजता और अपने मूल स्वभाव से जुड़े रहना, यही कुंजी है। बिल्कुल, जैसे माँ यानी ताओ को समझना, उसके साथ तालमेल बिठाना। अध्याय 52 में ये बात है। और ताओ पोषण करता है, बनाता है, लेकिन मालिक नहीं बनता। अध्याय 51। जी हाँ, वो बिना जताए, बिना नियंत्रण किए प्रभावित करता है। यही शायद सच्ची आंतरिक शांति और बाहरी प्रभावशीलता का रास्ता है। तो आज की इस बातचीत से जो खास बातें निकल कर आ रही हैं वो हैं, एक तो कोमलता और लचीलेपन में छिपी ताकत जी। दूसरा, बिना जोर लगाए सहजता से काम करने की शक्ति यानी वू वेई जी। और संतोष। हाँ, संतोष। और तीसरा, सादगी और प्रकृति के साथ तालमेल में जीने का ज्ञान। बिल्कुल सही। और चलते चलते एक विचार और बताइए। अध्याय 41 में लिखा है कि जब निचले दर्जे के लोग या कहिए कम समझ वाले लोग ताओ के बारे में सुनते हैं तो वे जोर से हंसते हैं। अच्छा, हंसते हैं? हाँ, शायद इसलिए कि सच्चा ज्ञान अक्सर पहली नजर में मूर्खतापूर्ण लगता है या हमारी सहज बुद्धि के एकदम विपरीत। ये बात तो है। तो सोचने वाली बात यह है, हमारी अपनी जिंदगी में या हमारी मुश्किलों में ऐसा कौन सा रास्ता है जो दिखने में शायद कमजोर लगे या सरल सा लगे, पर जिसमें असल में अप्रत्याशित शक्ति छिपी हो सकती है। तो आइए ताओ ते चिंग के अहम बाद वाले अध्यायों मतलब 56 से 81 में चलते हैं। हाँ। इनमें जो विचार है ना, वो कई बार हमें चौंका देते हैं। बिल्कुल, हमारी आम समझ से परे। सही बात है। तो हमारे पास ये प्राचीन लेख हैं और आज कोशिश रहेगी कि जीवन, नेतृत्व और ज्ञान के उन सिद्धांतों को समझें जो हमारी बनी बनाई सोच को हिला देते हैं। बिल्कुल, और ताओ का मतलब ही है मार्ग, है ना, प्रकृति का एक सहज प्रवाह। हाँ। और इन अध्यायों में देखिए, खास बात यह है कि ताओ अक्सर हमें वो रास्ते दिखाता है जो स्थापित सोच से एकदम अलग है, उल्टा है एक तरह से। हाँ बिल्कुल। ये सदियों पुरानी बातें हैं, लेकिन आज भी सवाल उठाती हैं कि भाई असली ताकत क्या है, असरदार नेतृत्व कैसा होता है, गहरा ज्ञान किसे कहते हैं। मतलब ये एक तरह का प्रश्न चिन्ह है हमारी आज की धारणाओं पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास से। अध्याय 78 और 76 में अच्छा, वहां कहा गया है कि पानी, जो दुनिया में सबसे नरम, सबसे लचीली चीज है, हाँ, पानी वही सबसे कठोर और मजबूत चीजों पर जीत पाने में सबसे बेहतर है। और ये भी कि जब हम पैदा होते हैं तो कितने कोमल होते हैं ना, और मृत्यु के समय शरीर कठोर हो जाता है। सही। पेड़ पौधे भी ऐसे, नए हैं तो मुलायम लचीले, सूख जाएं तो कड़े। ये सोचना कितना अजीब लगता है कि सबसे कोमल में सबसे ज्यादा ताकत हो। हाँ, और अगर इसे हम थोड़ा और फैला कर देखें तो ये बात जुड़ती है अध्याय 67 के 3 खजानों से। अच्छा, वो 3 खजाने? हाँ, उनमें से एक है नम्रता, कोमलता। ताओ कहता है कि इसी से सच्चा साहस आता है। ये जोर जबरदस्ती वाले तरीकों के बिल्कुल उलट है, क्योंकि जोर लगाने से तो चीजें टूटती है ना। हाँ। जैसे अध्याय 76 में है कि आंधी में मजबूत पेड़ उखड़ जाता है। हाँ, जबकि नरम पौधा झुककर बच जाता है। बिल्कुल। और अध्याय 69 भी यही कहता है कि युद्ध में जीतता वही है जिसे लड़ने का दुख होता है, जो संवेदनशील है। तो ये कमजोरी नहीं है, ये असल में हालात के हिसाब से ढलने की ताकत है, एक गहरी समझ। कठोरता तो भंगुर होती है, टूट जाती है। अच्छा, अब आते हैं नेतृत्व वाले विरोधाभास पर। अध्याय 57 और 60। हाँ, ये भी बड़ा दिलचस्प है। कहा है कि सबसे अच्छा शासन वो है जिसमें कम से कम दखल हो, मतलब जैसे कोई है ही नहीं। हाँ, लगभग अदृश्य। और बड़े राज्यों को चलाना छोटी मछली पकाने जैसा है। बिल्कुल हल्के हाथ से। हाँ, बहुत नरमी से, बिना ज्यादा हिलाए डुलाए। और ये कि जितने ज्यादा नियम कानून बनाओगे उतनी ज्यादा गड़बड़ होगी। हाँ, उतनी अव्यवस्था, उतनी चोरियां बढ़ेंगी। ये बात तो आज के समय में वाकई सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। और फिर अध्याय 65 और 66 कहते हैं कि जो समझदार शासक है वो पीछे रहता है, नीचे रहता है, विनम्रता से नेतृत्व करता है। हाँ, और इसका कारण भी गहरा है। ताओ सिखाता है कि जरूरत से ज्यादा कंट्रोल, ज्यादा हस्तक्षेप वो उल्टा असर करता है, विरोध पैदा करता है। हाँ, प्रतिरोध पैदा करता है। अध्याय 75 में यही है कि बहुत ज्यादा टैक्स, बहुत ज्यादा दखलंदाजी लोगों को निराशा की तरफ ले जाती है, भूखमरी तक लोगों को खींचती है।
अध्याय 61 कहता है ना कि महान राज्य एक नीची घाटी जैसा होता है जहाँ सारी नदियां अपने आप आ मिलते हैं। बिल्कुल। तो असली नेतृत्व अपनी मर्जी थोपना नहीं है, बल्कि चीजों को उनके सहज प्राकृतिक ढंग से चलने देना है, उसे आसान बनाना है। आज के माइक्रो मैनेजमेंट के जमाने के लिए तो ये एकदम उल्टी बात है। हाँ बिल्कुल। और वो जो अध्याय 80 का आदर्श गांव है, सिंपल, आत्मनिर्भर, वो इसी कम से कम हस्तक्षेप का एक चरम उदाहरण है। तो ये सवाल उठता है कि असर डालने का असली तरीका क्या है? सब कुछ कंट्रोल करना या चीजों को सहज बहने देना? और फिर आता है ज्ञान और कर्म का रहस्य। ये भी बड़ा उलझावा लगता है। हाँ। अध्याय 56 कहता है, जो जानता है वो बोलता नहीं, और जो बोलता है वो जानता नहीं। फिर अध्याय 71 इसे और आगे ले जाता है। ये जानना कि आप नहीं जानते, यही सबसे ऊंची समझ है। सही। और अध्याय 81 कहता है कि सच्चे शब्द अक्सर सुंदर नहीं होते, मीठे नहीं लगते। तो इसका क्या मतलब निकालें? अगर जानने वाला बोलेगा ही नहीं तो ज्ञान आगे कैसे बढ़ेगा? हाँ, ये विरोधाभास जैसा लगता है, लेकिन ये असल में ज्ञान की गहराई की तरफ इशारा कर रहा है। अच्छा। ये बाहरी दिखावे या सिर्फ बोलने की कला, इसके बजाय अंदर की समझ पर जोर देता है, सादगी पर। जैसे अध्याय 70 में है, ऋषि बाहर से मोटे कपड़े पहने हैं पर दिल में रत्न छिपा है। अध्याय 65 में भी कहा है कि पुराने ज्ञानी शासक लोगों को चालाक नहीं बनाते थे, उन्हें सरल रखते थे ताकि वो अपनी सहज प्रकृति के करीब रहें। तो ये ज्ञान शायद शब्दों से ज्यादा अनुभव का है, मौन समझ का है। और कर्म के बारे में क्या? अध्याय 63 कहता है बिना इरादे के काम करो, और 64 कहता है समस्या को बड़ा होने से पहले ही पकड़ लो। हाँ, वो वू वे का सिद्धांत है, बिना प्रयास के कर्म करना। इसका मतलब आलस नहीं है, इसका मतलब है जबरदस्ती अपनी चतुराई से परिणाम निकालने की कोशिश मत करो, बल्कि चीजों का जो प्राकृतिक प्रवाह है, जो ताव है, उसके साथ तालमेल बिठाओ। एक्शन लो, लेकिन बिना तनाव के, बिना अपनी मैं को बीच में लाए। इसीलिए वो गैर प्रतिद्वंद्विता की बात भी करते हैं अध्याय 66 और 81 में। मतलब किसी से होड़ मत करो, बस अपना काम सहजता से करो। इसमें एक अलग तरह की शक्ति है। तो आज हमने ताओ ते चिंग के कुछ मुख्य और अक्सर हैरान करने वाले विचारों को समझने की कोशिश की। कोमलता में ताकत, हाँ, विनम्रता से नेतृत्व, और सादगी और मौन में छिपा गहरा ज्ञान। ये बातें हमें वाकई अपनी सोच पर, अपनी मान्यताओं पर फिर से विचार करने को कहती हैं। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। ताओ हमें उन चीजों को महत्व देने को कहता है जो कमजोर, सरल या साधारण दिखती हैं। तो क्या हमारे अपने जीवन में, हमारे समाज में ऐसी कोई अनदेखी ताकतें हो सकती हैं? कोई ऐसी क्षमताएं या ज्ञान के ऐसे स्रोत जिन्हें हम सिर्फ इसलिए नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वो हमारे तय मानकों पर मजबूत या जरूरी नहीं लगते? सही। अगर हम इन विरोधाभासों को अपनाना सीखें तो शायद जीवन की चुनौतियों का सामना करने के हमारे तरीके बदल सकते हैं। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है।